Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is measurement and motion. Tickle your brain to answer. Why is a measuring tape used by a tailor for taking measurements and not a meter scale or a meter rod? तो आप कभी भी अगर टेलर की शॉप में गए होंगे तो आपने नोटिस करा होगा वो एक मेजरमेंट रॉड या फिर स्केल की जगह यूजुअली जब मेजरमेंट्स लेते हैं तो मेजरमेंट टेप का यूज करते हैं. ऐसा क्यों होता है, वो मेजरमेंट रॉड का यूज क्यों नहीं करते हैं? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इन दिस चैप्टर. In ancient times, how people moved from one place to another. There were no means of transportation. They traveled long distances barefoot. They used to walk and carry load on their back or head. Later on, with the domestication of animals such as horse, donkey, camels, oxen, etc., man learned how to ride them and use them for carrying goods from one place to another. तो पहले के टाइम में, आज के टाइम में तो आपको ऑलमोस्ट हर चीज के लिए ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा. रोड ट्रांसपोर्ट है, उसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं. एयर ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारे टाइप के आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज हैं जिसको यूज करते हुए आप एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत आसानी से जा सकते हैं. बट एंशियंट टाइम्स में दिस वाज नॉट द केस. उस टाइम पे कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, प्लस लोगों को एनिमल्स का कैसे यूज करना है ट्रैवल करने के लिए वो भी नहीं पता था. तो लोग बेयरफुट जाते थे. बेयरफुट का मतलब क्या होता है? पैदल चल के जाते थे. कोई एनिमल्स का यूज नहीं, कोई कार्ट व्हील का यूज नहीं, और गाड़ियों का तो फिर दूर दूर तक सवाल ही नहीं था. फिर धीरे धीरे लोगों को डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है? जब आप जानवरों को पालना शुरू कर देते हैं अपने यूज के लिए. आजकल भी आप देखेंगे, बट आजकल आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं देखते हैं ज्यादातर, बल्कि आप अलग अलग एक्टिविटीज जैसे कि आपका हॉर्स राइडिंग हो गया, आपको दूध निकालना है उसके लिए आप भैंसों को पालते हैं. बट पहले के टाइम में ये केस नहीं था. पहले के टाइम में ऑक्सन, जो बड़ी बड़ी बैलें होती थी, उनको डोमेस्टिकेट करा जाता था ट्रैवल करने के लिए भी, प्लस भारी भारी सामानों को उनकी पीठ पे रखा जाता था ताकि कहीं और लेके जाया जाए. Ancient people made boats with leaves and wood for transportation along water routes. With the invention of wheels, a great change happened in the mode of transportation. Wheels were used in carts and tongas drawn by animals to travel long distances. All vehicles used today, such as bicycles, motorcycles, scooters, cars, buses, एंड ट्रेन्स मूव्स ऑन व्हील्स. तो धीरे धीरे पहले तो लोगों ने डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया, फिर लैंड के अलावा उन्होंने वाटर रूट्स को भी डिस्कवर किया, एंड देन लेटर ऑन इन एंशिएंट टाइम्स ओनली व्हील्स का इन्वेंशन हुआ. पहले के टाइम पे टोंगास थे, व्हील्स से बना होता था, आगे कोई जानवर होता था जो उसको पुल करा करता था. अब प्रेजेंट डे में आप जो बाइसिकल्स देखते हैं, स्कूटर्स, कोई भी आप व्हीकल देख लीजिए, चाहे वो एरोप्लेन ही क्यों ना हो, उसमें जो टायर्स लगे होते हैं वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि एंशिएंट टाइम्स के जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने व्हील्स का इन्वेंशन करा था. व्हील इन्वेंट नहीं होता तो शायद प्रेजेंट डे जो मॉडर्न डे ट्रांसपोर्टेशन हैं वो भी आपको देखने को नहीं मिलते. Later, the invention of the steam engine provided a cheap and fast mode of transportation. Ships were made to run on steam. They carried a large amount of goods from one country to another. The 20th century witnessed the invention of the airplane by the Wright brothers. This made it possible for people to travel from one continent to another. उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे लेटर उसी टाइम पे किस चीज का इन्वेंशन हुआ? व्हील के बाद स्टीम इंजन का. एंड स्टीम इंजन से फिर क्या पॉसिबल हुआ? आपकी ट्रेन्स में उसको लगाया जाने लगा. फिर लेटर ऑन 20th सेंचुरी में आपका राइट ब्रदर्स ने, ये दो भाई थे राइट ब्रदर्स, जिन्होंने क्या इन्वेंट करा, क्या डिस्कवर किया? एरोप्लेन. इसमें भी इंजन्स लगाए जाते थे. ये कैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे? फास्ट, प्लस पहले कुछ हद तक ये चीप भी हुआ करते थे. To decide the mode of transport to reach your destination, you must know how the distance between the two places. For this, the distance between place needs to be measured. Similarly, to stitch a shirt or trousers, the tailor should know the measure of the cloth needed. अब आपको प्रेजेंट डे में भी आपको कहाँ जाना है, कितना डिस्टेंस है, उस पर डिपेंड करता है कि आप बाइसिकल पे जाएंगे, पैदल जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, बस में जाएंगे या फिर प्लेन से जाएंगे. इसीलिए जब टेलर के पास जब आप कपड़े सिलवाने के लिए जाते हैं, अगर उसके पास मेजरमेंट नहीं होगा क्लॉथ का यानी कि कपड़े का और आपकी बॉडी का,
तो वो कोई भी टाइप का कपड़ा नहीं सिल पाएगा। तो डिस्टेंस जैसे जितना ज़रूरी होता है मेजर करने के लिए, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्लॉथ या अलग अलग चीज़ों का मेजरमेंट। टू नीड फॉर मेजरमेंट वॉज रियलाइज्ड in ancient times. This led to devising of methods of measurement. The methods of measurement constantly improved with time. तो जैसे जैसे लोगों को ट्रैवलिंग के अलग अलग मोड्स मिलने लग गए, अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चलने लग गया, उनको मेजरमेंट के बारे में उसकी जो नीड थी वो धीरे धीरे बढ़ने भी लग गई, और किस तरीके से अलग अलग चीज़ें मेजर करी जाएंगी वो भी विद टाइम डिस्कवर होने लगी। मेजरमेंट Measurement can be defined as an act of determining an unknown quantity such as length, distance, weight or टाइम। तो मेजरमेंट बिल्कुल सिंपल टर्म्स में क्या होता है, कभी कभी आपको होमवर्क करना होता है तो आप क्या देखते हैं, टाइम देखते हैं, कितने टाइम में खत्म होगा, आधे घंटे में, 5 मिनट में, 10 मिनट में। आपको कहीं पे जाना है, कितना डिस्टेंस है, आप किसी चीज को खरीद रहे हैं, कोई स्केल खरीद रहे हैं, कोई कपड़ा खरीद रहे हैं, कितना रिक्वायरमेंट होगा, कितनी मीटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो अलग अलग चीजों का वेट, उनका डिस्टेंस, कितना टाइम लगेगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका मेजरमेंट होता है। In order to measure any particular quantity, you should below the unit of measurement and the number of units that particular quantity measures। तो अगर आपको किसी भी चीज को मेजर करना है तो दो चीजें आपकी बिल्कुल बेसिक है। सबसे पहला यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आप कभी दूध या लिक्विड, यूजुअली जब चीजें आप लेते हैं तो आप लीटर्स में करते हैं, आप कोई सॉलिड चीज लेते हैं तो वो किलोग्राम्स में आ जाता है। फिर आपको अगर कोई डिस्टेंस को करना है तो या तो वो माइल्स में आएगा या फिर वो किलोमीटर्स में आएगा। कपड़े को आपको करना है तो वो मीटर्स में आता है। तो ये होती है अलग अलग चीजों की यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एंड सेकंड, द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट अ पर्टिकुलर क्वांटिटी मेजर्स। 1 किलोग्राम्स में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होते हैं, ये होती है एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आगे उसकी कितनी क्वांटिटी वेरी करती है। Ancient people used several methods to measure length and distances. People used to their body parts to designate a particular unit for measurement of length, that is handspan, cubit and fathom। तो अब क्या होता है, आज के टाइम में तो आपके पास हर चीज को मेजर करने के लिए डिवाइसेस प्रेजेंट हैं, डिस्कवर, इन्वेंट सब हो चुकी हैं। बट पहले के टाइम में जब ऐसी कोई भी डिवाइसेस नहीं थी तो लोग क्या करते थे, आज भी आप देखेंगे कभी कभी लोगों को किसी कपड़े का अगर मेजरमेंट लेना होता है तो हैंड स्पैन का यूज करते हैं। इस तरीके से देखते हैं कितना लंबा आपका कपड़ा है या फिर कोई भी चीज है। नीचे का अगर रोड का डिस्टेंस नापना होता है तो पैर का, फुट का डिस्टेंस देखते हैं। बट ये सारी चीजों के बहुत सारे ड्रॉबैक थे। रीजन क्या था, मेरा हाथ इतना है, किसी छोटे बच्चे से करेंगे तो अलग होगा, मेरे ही एज के किसी और इंसान का अगर आप हैंड स्पैन देखेंगे तो उसका साइज वेरी करेगा। तो ये मेजरमेंट बिल्कुल भी एप्ट नहीं हुआ करते थे। नंबर 1 इज हैंड स्पैन। प्लीज नोट कि ये सारी की सारी जो आपके मेजरमेंट के तरीके हैं ये सारे पहले यूज करे जाते थे, बट आज के टाइम में ये आपके प्रोफेशनल यूज में नहीं आते हैं। It is the distance between the tip of the thumb and the tip of the smallest finger when the hand is stretched fully। तो हैंड स्पैन क्या होता है, जब पूरी तरीके से अपने हैंड को स्ट्रेच कर देते हैं, थंब की टिप से लेकर जो आपकी लिटिल फिंगर होती है, इसका जो टिप होता है यहां तक का जो आपका साइज होता है फुल्ली स्ट्रेच करने पे, ये आपका हैंड स्पैन होता है। सेकेंड इज क्यूबिट। It is the distance between the tip of the middle finger of the outstretched hand and the elbow। अब आपका क्यूबिट होता है जब आप अपने हैंड को पूरी तरीके से ऐसे स्ट्रेच कर लेते हैं, ऐसे या फिर ऐसे। आपका जो मिडिल फिंगर होता है उसकी टिप से लेकर पूरा यहां तक, एल्बो तक जो आपका साइज होता है, ये आपका क्यूबिट होता है। देन थर्ड कम्स योर आर्म लेंथ। The length between the shoulder and tip of the middle finger is called an arm length। अब आपका क्यूबिट के बाद क्या आ जाएगा, आर्म लेंथ। शोल्डर से ये स्टार्ट होता है, करते करते आपकी ये जो मिडिल फिंगर होती है, जब पूरा आप अपने हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच कर लेते हैं, बेंड नहीं होता है ये, शोल्डर से लेकर आपकी मिडिल फिंगर की टिप तक जो साइज होता है वो आपका आर्म लेंथ होता है। D is fathom। 1 fathom is the length of the outstretched arms। अब 1 fathom क्या होता है, जब आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं तो पूरा जो आपका लेंथ आ जाता है वो आपका एक fathom होता है। देन फिफ्थ कम्स योर फुटस्टेप।
The length between the tip of the great toe and the head of the foot is known as footstep. अब आपका footstep क्या होगा? सपोज आपका ये पैर है, यहां पे आपका अगर टो है, अंगूठा है पैर का, उसके टिप से लेकर पीछे तक जहां तक आपका पूरा पैर स्ट्रेच हो रखा है फ्लैट फुट का, वहां तक का आपका हो जाता है footstep. However, handspan, cubit, arm length and footstep of all humans are not the same. Here, these units of measurement lack precision and are known as non-standard units. अब जैसा कि आपको बताया गया था, क्योंकि हर किसी ह्यूमन बीइंग का जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है, तो कोई प्रिसाइज मेजरमेंट इन तरीकों से तो पॉसिबल नहीं है. इसीलिए इन टाइप के मेजरमेंट्स को आज की टाइम पे भी आप देखेंगे लोगों को इस तरीके से मेजर करने के लिए, बट प्रोफेशनली ये एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि प्रिसीजन इसमें नहीं होता है, एग्जैक्ट क्या मेजरमेंट है वो नहीं आ पाता है. इसीलिए इनको बोला जाता है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स. SI यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. अब आ जाते हैं आपके वो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो आपके स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं. Units that have a fixed quantity and do not vary from person to person and place to place are called standard units. तो अब आपका person to person ये डिफर नहीं करेगा. आपके लिए, मेरे लिए, छोटे बच्चे के लिए, बड़े इंसान के लिए, बुजुर्ग के लिए, जानवर के लिए, हर किसी के लिए ये जो मेजरमेंट है ये सेम रहेगा. इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स. Adopting standard units of measurement does not solve the problem. People in different countries may be using a different set of standard measurement units. For the sake of uniformity, scientists all over the world have adopted a common set of units. This system is called the International System of Units or the SI units. The adoption of SI units in 1960 made it easier for scientists of different countries to communicate their results to one another. अब आपका ये जो फिक्स्ड स्टैंडर्ड यूनिट्स थे, सिर्फ इसी से आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हुई थी पहले के टाइम में. क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, अलग अलग कंट्रीज हैं, तो अगर हर एक कंट्री में अपने स्टैंडर्ड यूनिट्स होंगे तो उनको समझना यूनिवर्सली पॉसिबल नहीं हो पाएगा. क्योंकि दूध वहां पे भी वैसा ही है, यहाँ पर भी वैसा ही है. 1 लीटर में उनकी भी उतनी ही क्वांटिटी होगी, हमारी भी उतनी ही क्वांटिटी होगी, बट अगर यूनिट्स मेजरमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे तो यूनिवर्सली अगर आपको कोई चीज समझानी है ग्लोबली तो आप वो नहीं कर पाएंगे. इसीलिए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम को अपनाया गया. इसको SI यूनिट भी कहा जाता है या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको आप SI यूनिट्स कहते हैं. 1960 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था ताकि इंटरनेशनली भी अलग अलग कंट्रीज में अगर साइंटिस्ट कुछ रिसर्च कर रहे हैं और उसको ग्लोबली पब्लिश करा जा रहा है तो किसी और कंट्री के लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो. The SI unit of length is meter. Some common standard units of length are inch, millimeter, centimeter and kilometer. Centimeter, cm and millimeter, mm are used to measure shorter distances while kilometer, km is used to measure longer distances. अब आपका लेंथ का ऐसा यूनिट, लंबाई, लेंथ अगर आपको किसी चीज की जाननी है तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है मीटर. कुछ और आपकी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जो लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करी जाती हैं, जो आपकी इंच, मिलीमीटर और सेंटीमीटर हैं. इसके अलावा सेंटीमीटर और मिलीमीटर आपके शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए यूज करे जाते हैं. थोड़े बहुत डिस्टेंसेस अगर होते हैं तो आप उनको सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में बता सकते हैं, बट अगर ज्यादा डिस्टेंस है तो आप वो बताएंगे किलोमीटर्स में. के द रिलेशन बिटवीन दीज यूनिट्स इज गिवन इन द फॉलोइंग table units of length. 10 millimeters is equals to 1 centimeter, 10 centimeters is equals to 1 decimeter, 10 decimeters is equals to 1 meter and 1000 meters is equals to 1 किलोमीटर. तो ये आपकी अलग अलग यूनिट्स हैं. अगर आप किसी भी से भी 1 किलोमीटर्स के टर्म में, 2 किलोमीटर्स के टर्म में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर आप उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 1000 मीटर्स. तो ये अलग अलग टाइप की आपकी मेजरमेंट की यूनिट्स हैं और उनकी values हैं. A standard unit can be converted to another as follows. Example 1. Saloni and her friend Ritu live in 3000 meters from each other. Express the distance between their houses in kilometers. तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 1000 meters. तो 3000 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा आपका? 3 किलोमीटर्स. Solution, we know that 1000 meter is equals to 1 kilometer, therefore 3000 meter is equals to
3 किलोमीटर. Thus the distance between the two houses is 3 kilometers. अभी यहाँ पर आपको मीटर में दिया हुआ था तो आपने किलोमीटर में निकाल लिया. सिंपली अगर आपको 3 किलोमीटर्स भी दिया होता तो उसको आप मीटर्स में आसानी से कन्वर्ट कर सकते थे, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, तो 3 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 3000 meter. Know it too. A light year is a unit of length. It is the distance travelled by the light in a year. Light travels at the speed of 3 into 10 to the power 8 meters per second. तो लाइट को ट्रैवल करने में, जो आपको रोशनी, सूरज की रोशनी भी यहाँ तक आती है, उसको भी ट्रैवल करने में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम लगता है. तो उस कितना टाइम लगता है? 3 into 10 to the power 8 meters per second. Measurement of length. While taking measurement, we must be very careful. Otherwise, measurement may not be many accurate. We should take the following precautions while using devices for measuring a length. तो हमेशा measurements जब लिए जाते हैं तो बहुत precautions के साथ लिए जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाता है तो final result में बहुत बड़े changes आ सकते हैं. Place a scale to contact with the object along its length. लेंथ को आपको मेजर करना है, एक स्केल को प्लेस कर दीजिए. स्केल से क्या होता है, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी और आपके मेजरमेंट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. The eye must be positioned in front of and in line where the measurement is to be taken. आपकी आईज फोकस्ड होनी चाहिए. जितने भी लेंथ का आपको मेजरमेंट लेना है, स्केल प्लेस कर दिया है, अब अच्छे से पोजिशन करके देखिए कि वो स्ट्रेट है या फिर नहीं है. The ends of the scale or rod must not be worn out. If the ends of the scale are broken and the zero mark cannot be read clearly, then use some other digit, say mark 1, can be taken as the initial reading. Subtract the initial reading from the reading at the other end to get an accurate measurement of the length. अब आप जो rod या फिर आप कोई स्केल को अगर यूज कर रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि उसके जो एंड्स हैं वो स्ट्रेट हो, ना ही वो टूटा हुआ हो और ना ही वो वोर्न आउट. का मतलब होता है कभी कभी बहुत ज्यादा घिस जाता है आपका रॉड या स्केल, उसकी वजह से उसकी मेजरमेंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है. या फिर आपके स्केल में अगर स्टार्टिंग का मेजरमेंट का यूनिट 0 ही मिसिंग है तो कंप्लीटली उन पूरे स्केल्स को मिस करके आप नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं. The scale should be placed correctly along the length to be measured. और जिस चीज़ का भी आपको लेंथ लेना है उसके सामने आपको स्केल को अच्छे से प्लेस करना है. स्केल को आप स्ट्रेट प्लेस करेंगे तो ही आपको प्रिसीजन दे पाएगा. स्केल को भी आप ऐसे कर देंगे तो वो प्रिसाइज आपको नहीं आंसर दे पाएगा. Measuring length of a straight line. In order to measure the length of a straight line, keep the scale in such a way that the graduated edge should be placed close to the line and the zero mark of the scale coincides with one end of the line, keeping the eye exactly above the point where the measurement is to be taken. Note down the reading on scale coincides with the other end. अब कैसे आपको करना है, जिस भी चीज का आप मेजरमेंट ले रहे हैं स्केल को आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और आपका जो स्टार्टिंग का और एंडिंग की आपकी जो भी मार्किंग्स हैं, डिजिट्स है, वो एक ही लाइन में आपकी आनी चाहिए. Activity 1. Aim to compare standard and non-standard units of measurement. Procedure: measure the length of your desk with your hand span and know the readings. Now measure the length of the desk using an inch tape. Measure it in centimeters using the centimeter markings on the inch tape. Ask your friends to measure the length of the same desk by their hand span and also by the inch tape. Record the readings in the following टेबल. अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो डेस्क है, कहीं का भी आपके स्कूल का डेस्क हो सकता है ये, पहले आपको उसको अपने हैंड स्पैन से मेजर करना है. उसके बाद आपको एक इंच टेप लेना है और सेंटीमीटर्स की रीडिंग आपको लेनी है. सेम डेस्क को फिर आपको अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है, पहले हैंड स्पैन से वो मेजर करते रहेंगे. नीचे जो टेबल गिवन है वहां पर आपको अपने फ्रेंड्स का नाम, लेंथ जो आपकी हैंड स्पैन से आई है अलग अलग फ्रेंड की, और फिर लेंथ आपको लिखनी है सेंटीमीटर्स में. आपको डिफरेंस पता चल जाएगा. लास्ट में जो लेंथ इन सेंटीमीटर्स है वहां पर आपको एक ही यूनिट दिखाई देगी, क्योंकि डेस्क का साइज नहीं बढ़ा है और आपका इंच टेप भी बिल्कुल एक्यूरेट है. बट आपके जो फ्रेंड्स का हैंड स्पैन है, क्योंकि सबका हाथ का साइज अलग होता है, यहां पर आपको यूनिट्स अलग अलग मिलेंगी. Compare your readings with the readings of other members and find out which method is accurate for measuring length. अब आपको देखना है कि कौन सा measuring टाइप जो है आपका वो ज्यादा एक्यूरेट है. Measurement of a curved line.
We cannot measure the length of a curved line or object using a meter scale. We need a thread to measure it. अब आपकी curved, एक होती है straight line, इसको आप measure कर सकते हैं. अगर आपकी curved line है तो उसको आप straight scale से उसकी length को measure कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि scale straight है और line आपकी curved है. इसके लिए आपको thread यानी कि धागे की जरूरत पड़ेगी. Let's learn to measure the length of a curved line through the following activity. But before that, know it too. SI unit of length is meter, of mass is kilogram and of time is second. तो आपकी length की SI unit मीटर है, mass की kg है और आपके time की क्या होती है? Seconds. Activity 2. Aim to measure the length of a curved line. Procedure: take a long thread and make a knot on one of its ends. Mark small nearly straight segments like AB, BC and CD on the curved line. Place the knot on point A. Holding the knot at point A with your left hand, stretch the thread along AB and press at point B with your right thumb. Now shift your left thumb to point B and press the thread with it. Stretch the thread with your right hand to reach point C. अब आपको यहाँ पर क्या करना है? सपोज आपकी ये कर्व लाइन है, आपको A, B, B और इस तरीके से आपको मेजरमेंट्स दे देने हैं. सबसे पहले आप एक नॉट बांध देंगे, A पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. A से स्टार्ट करने के बाद जब आप B पॉइंट पे आएंगे तो वहां पर आप अपने थंब से उसको पकड़ लेंगे और फिर स्ट्रेच करते हुए दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे. Bring your left thumb to point C and stretch the thread end till point D is reached. Continue the process till you reach the end of the curved line, that is a point in the given figure. Put an ink marked on the thread when it reaches the end point L. Now stretch the thread along a meter scale. Measure the length between the knot and the ink mark. This is the length of the given कर्व लाइन. आपको क्या करना है, जो आपने अभी पहले वाले टाइम में पॉइंट्स ए से लेकर पॉइंट बी तक जो प्रोसेस आपने दोहराया है उसको आपको लास्ट एंड पॉइंट तक लेके जाना है. थ्रेड आपका एक कर्व लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा. जहां पे आपका थ्रेड पे लास्ट पॉइंट आ गया है वहां पे आपको एक इंक से उसको प्लेस कर देना है. इसी थ्रेड को आपको स्ट्रेटन अप करके एक स्केल के ऊपर लेके जाना है या मेजरिंग टेप के ऊपर. जितना भी आपका साइज आएगा वो आपके कर्व्ड लाइन का लेंथ होगा. Around us, we observe different types of movements. We use birds flying, cars and buses moving on roads, people walking and children playing in the park. These movements are examples of motion because the position of the object changes with respect to its surroundings. Thus, a change in the position of a body or on object is called motion. तो डेली बेसिस पे आप लोगों को खेलते हुए दिखेंगे, प्लेन्स को जाते हुए देखेंगे, बसेस को जाते देखेंगे, रेलवे स्टेशन पे ट्रेन को निकलते हुए देखेंगे. हर एक चीज एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है और वो मोशन में होती है. इसको आप मोशन कहते हैं. In other words, body is said to be in motion when the position of the body changes with respect to अदर ऑब्जेक्ट्स. तो आपके आसपास के ऑब्जेक्ट्स के रिलेशन में जब आप मूव करते हैं आपकी पोजीशन चेंज होती है. फॉर एग्जांपल, आप एक पॉइंट पे खड़े हैं, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो स्टेशनरी हैं, एक ही जगह पे हैं, बट आप अगर मूव कर रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स आप मोशन में हैं. The state of motion of an object is described by its speed and direction of motion. When the speed of the objects is 0, it is considered to be in a state of rest. In other words, a body is said to be at rest if it does not change its position with the time with respect to its surrounding. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड 0 है तो आप क्या बोलते हैं कि वो रेस्ट की पोजीशन में है. रेस्ट का मतलब क्या होता है? नहीं मूव कर रहा है, कोई भी मोशन शो नहीं कर रहा है इन रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स. टाइप्स ऑफ मोशन. Objects can move in many different ways. If we observe moving objects around us, we will notice that they have different types of motion. तो मोशन का बेसिक मीनिंग यही होता है जब आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, बट मोशन भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. नंबर 1, ट्रांसलेटरी मोशन. If one object moves in a line, straight or curved, its motion is said to be translatory. Translatory motion is of two types, rectilinear motion and curvilinear motion. तो ट्रांसलेटरी मोशन आपका लाइन में होता है,
ये लाइन आपकी स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। ऐसे टाइप के मोशन को आप क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर जो आपका स्ट्रेट लाइन पे होता है, और दूसरा होता है कर्वीलिनियर, यानी कि आपकी लाइन कर्व्ड होती है। ए, रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन। If an object moves in a straight line, it has a rectilinear motion. Examples: a car moving on a straight road, a bullet fired from a rifle, a stone dropped from the roof of a house, a striker hitting a coin on a carom. अब रेक्टिलिनियर में क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन में आपकी कोई भी चीज मोशन में जाती है। आपकी गाड़ी अगर ड्राइव कर रहा है कोई बिना ड्रिंक करे हुए, तो वो कैसे जाएगा? स्ट्रेट जाएगा, कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है। अगर एक बुलेट से कोई, अगर एक राइफल से कोई बुलेट फायर कर दिया है, तो वो इनिशियल पोजीशन जहां से मूव करेगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगी, कहीं पर भी मूव नहीं करेगी अनटिल अनलेस बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करी गई है। छत से आप बॉल को फेंक दीजिए या किसी भी चीज को फेंकिए, वो हमेशा एक सीधी लाइन में नीचे की तरफ ड्रॉप होगा। तो ये आपका होता है रेक्टिलिनियर मोशन। सेकेंड इज योर कर्वीलिनियर मोशन। If an object moves along a curved path, it is said to be in curvilinear motion. Examples: a car moving on a curved road, a train moving on a curved track, motion of a flying kite, a ball thrown at an angle. अब कर्वीलिनियर, कर्वी का मतलब ही होता है कर्व्ड। अब कोई पहाड़ों में आपने रास्ते देखे होंगे, बहुत ही ऐसे घुमावदार होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होता है? गाड़ी ऐसे रास्ते पे जब चलेगी तो कैसा मोशन शो करेगी? कर्वीलिनियर मोशन शो करेगी। पतंग आप कभी उड़ाएंगे, पतंग को जब आप उड़ाना शुरू करते हैं तो इनिशियली तो वो सीधी रहती है, बट काइट को जब आप देखेंगे उड़ते हुए तो वो हमेशा मूव करती है। तो किस टाइप का मोशन शो करती है? कर्वीलिनियर मोशन। देन सेकेंड कम्स योर सर्कुलेटरी मोशन। अभी हमने पढ़ा था ट्रांसलेटरी, जिसके दो टाइप थे। Some objects move in a circle. Their motion is called circulatory motion. Circular motions is of two types: rotatory motion and revolving motion. अब आपके circulatory कौन से होते हैं? Objects जो गोल गोल घूमते हैं। Satellites जाती हैं ऑर्बिट में, गोल गोल घूमती हैं। अर्थ होता है, वो अर्थ गोल गोल चक्कर काटती है। अब इसमें भी आपके दो टाइप के मोशंस होते हैं, पहला है आपका रोटेटरी और दूसरा है रिवॉल्विंग। A, rotatory motion. When an object moves around without changing its position, the object is said to be in rotatory motion. In rotatory motion, the object spins about an axis, staying at the position. अब आपका rotatory motion क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, अपनी पोजीशन पे ही मूव करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ है, अर्थ अपने एक इमेजिनरी एक्सेस पे रोटेट, रिवॉल्व भी करता है बट रोटेट भी करता है, यानी कि गोल 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 घूमता है बिना अपनी जगह को चेंज करे हुए। फैन आपका होता है, एक ही जगह पे सीलिंग पे होता है बट मूव करता है। किस टाइप का मोशन है? रोटेटरी, क्योंकि अपनी जगह नहीं बदलता है वो। Examples: the motion of potter's wheel spinning of a top on its axis, movement of the hands of a clock, the blades of a running fan spinning of earth on its axis. आपने कभी किसी पॉटर्स व्हील को देखा होगा, जब वो अपना चरखा इस तरीके से चलाते हैं, अपने पॉटर्स व्हील को चलाते हैं, तो वो व्हील घूमती है बट व्हील की पोजीशन इन टोटलिटी चेंज नहीं होती है। फैन आपका एक ही जगह पे घूमता रहता है, रोटेट करता है बट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। बी, रिवॉल्विंग मोशन, इसमें पोजीशन चेंज होती है। When an object changes its position while moving in a circular path, its motion is said to be revolving. अर्थ जो है वो रोटेट भी करता है प्लस रोटेशन के साथ साथ रिवॉल्व भी करता है, यानी कि मूव करता रहता है। Examples: a stone tied to a string and whirled in a circle, the plants revolving around the sun, cycling in a circular path. अब आप कभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अगर आप एक धागे के साथ एक पत्थर को बांध देंगे और उसको हवा में इस तरीके से अगर घुमाएंगे तो वो रिवॉल्व करेगा, यानी कि अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। सिमिलर मैनर में सन के आसपास आपका जो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं, यानी कि अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। नो इट 2,
You might have noticed that bigger vehicles like buses and trucks have larger wheels. Larger wheels spread the weight of the vehicle over a larger area, so that the chances of getting stuck in loose and muddy soil is less. तो ट्रक्स या बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती हैं उसको आप टायर कभी नोटिस करेंगे या व्हील्स नोटिस करेंगे तो वो काफी मोटे और चौड़े होते हैं। कुछ कुछ ट्रक्स में आपको दो व्हील्स भी एक साथ लगे हुए दिखाई देंगे एक ही साइड पे। रीजन क्या होता है? क्योंकि इतने बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, लार्जर एरिया में अगर फैले रहेंगे तो जो दलदली मिट्टी होती है उसमें फंसने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। थर्ड इज पीरियोडिक मोशन। These motions which repeats themselves at regular intervals of time are called periodic motion। अब periodic motion होते हैं, इनका अपना एक फिक्स टाइम होता है जिसमें ये मूवमेंट या मोशन शो करते हैं और उनके स्पेसिफिक टाइम पे ही वो अपनी मूवमेंट्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थ आपका पीरियोडिक मोशन भी शो करता है रोटेटिंग और रिवॉल्विंग के अलावा। आपकी विंटर्स बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आती हैं, समर्स बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आते हैं। आपके जो मंथ्स होते हैं वो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं कि आपके नवंबर दिसंबर में सर्दियां होंगी, मई जून में आपकी कुछ सर्टेन एरियाज में गर्मियां होंगी। क्यों होता है? क्योंकि अर्थ जो रिवॉल्व प्लस रोटेट कर रहा है वो आपका पीरियोडिक मोशन शो कर रहा है। एक ही पर्टिकुलर टाइम पे वो मूवमेंट सेम टाइप की करता है, रिपीट करता है। सुबह आपका डे होता है, प्रॉपर टाइम का डे होता है, प्रॉपर आपकी कुछ घंटों की रात होती है। ये किस टाइप का मोशन है? पीरियोडिक मोशन। Examples: the motion of a clock pendulum, the rotation of Earth on its axis, the revolution of Earth around the sun, the revolution of the moon around the Earth। अब आपका जो अर्थ है वो सन के आसपास घूमता है और मून किसको चक्कर काटता है? आपके अर्थ के चक्कर काटता है। तो किस टाइप का मोशन है? ये पीरियोडिक मोशन है। अपने आप की जो मूवमेंट है ये रिपीट होती रहती है। वॉल क्लॉक है आपकी, उसमें पेंडुलम लटका होता है, पीरियोडिक मोशन शो करता है आपका। इसी तरीके से वो कंटिन्यूअस मूवमेंट शो करता रहेगा। फोर्थ इज नॉन पीरियोडिक मोशन। Any type of motion that does not repeat itself after equal intervals of time is called non-periodic motion। अब इसमें आपकी मोशन होती है, मूवमेंट होती है, पोजीशन चेंज होती है, बट स्पेसिफिक टाइम नहीं है। एग्जाम्पल्स: अ कार मूविंग ऑन अ रोड, अ बर्ड ग्लाइडिंग अक्रॉस द स्काई, चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ पार्क। अब इसमें कोई भी एक्टिविटी आ सकती है। आपका खेलने का कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता है, पढ़ने का भी वैसे तो स्पेसिफाइड नहीं होता है, गाड़ियां किस टाइम पे आएंगी, कौन सी गाड़ी आएगी, कौन कब बाहर निकलेगा, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। मोशन है बट नॉन पीरियोडिक है। नो इट टू। Galileo Galilei discovered the first functional telescope. He was born in Pisa, Italy. Albert Einstein called Galileo the father of modern science because his discoveries opened up new venues for modern science. He has many discoveries to his credit. Once young Galileo was in the church of Pisa when he noticed a lamp swing and to and fro. He was curious to find out how long it would take for each swing to be completed. He observed that the time it took for each swing was the same. This law of pendulum was eventually used to regulate the time shown by clocks. तो गैलीलियो जो हैं उन्होंने फंक्शनल टेलीस्कोप, जिसमें आप दूर दूर के प्लैनेट्स देख सकते हैं, उन्होंने डिस्कवरी करी थी। यहाँ तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो खुद इतने बड़े महान साइंटिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने गैलीलियो को मॉडर्न साइंस का फादर कहा है, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी अलग अलग टाइप की लॉज और डिस्कवरीज दिए हैं जिनको आगे चल के साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्चेज में यूज भी करा है। More than one type of motion. Some objects have more than one type of motion at the same time. Some of them are: number one, Earth moves on its axis around the sun. The movement of Earth on its axis is rotatory motion, and around the sun is revolving motion. Earth also has a periodic motion. तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपके मल्टीपल मोशंस होते हैं। अर्थ जिसमें हम रहते हैं वो खुद 3 टाइप के मोशन शो करता है। अपने एक्सिस पे मूव करता है, रोटेटरी मोशन। सन के आसपास रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व मोशन। फिर आपका पीरियोडिक मोशन, यानी कि फिक्स्ड टाइम रहता है जब वो अलग अलग जगहों पर मूव करता है। Second, bicycle wheels have rotatory motion around the axle and rectilinear motion on the road. अब आप साइकिल जब आप चलाते हैं तो व्हील्स जो होती हैं उसकी वो आपकी किस तरीके का मोशन शो करती हैं? गोल 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 घूमती हैं।
उसके बाद आपका सीधी जब वो चलती है तो आपका रेक्टिलिनियर मोशन शो करती है, तो यहाँ पे रोटेटरी मोशन आ जाता है जब व्हील्स को आप देखते हैं, और नॉर्मल जब आप साइकिल को विद रिस्पेक्ट टू रोड देखते हैं तो वो सीधे चलती है, यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन। Third, you have seen screws. So when a screw is moved with the help of a screwdriver, its movement around axis shows rotatory motion and simultaneously it goes into the wood showing the rectilinear motion. कील होती है आपकी, आप जब उसको किसी चीज में अंदर इंसर्ट करते हैं तो आप जब स्क्रू ड्राइवर से उसे घुमाते हैं तो वो गोल गोल घूमती है, रोटेटरी मोशन। बट जब वो किसी चीज के अंदर आप उससे एंटर कर रहे होते हैं, इस तरीके से जब आप करते हैं तो कील इस आगे जाती है स्ट्रेट मोशन में। तो यहां पर जब आप घुमा रहे हैं स्क्रू ड्राइवर तो रोटेटरी मोशन है, बट जिस डायरेक्शन में वो अंदर जा रही है वो आपका रेक्टिलिनियर मोशन है। फोर्थ, टॉप हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन अराउंड इट्स एक्सिस, रोटेटरी एंड ऑन द ग्राउंड रेक्टिलिनियर। अब आपका टॉप होता है आपका लट्टू जिसको कहते हैं, तो वो भी अलग अलग टाइप का मोशन आपका शो करता है। जब वो मूव कर रहा होता है तो रोटेटरी मोशन भी शो करता है अपनी एक्सिस पे, बट जब आप उसे घुमा के फेंक देंगे तो वो रेक्टिलिनियर स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करता है। Fifth, the moon has two types of motion, revolving motion around the sun and periodic motion repeat at regular interval of time. मून के भी बिल्कुल दो टाइप के मोशन होते हैं, सन के आसपास वो चक्कर काटता है, रोटेटरी मोशन है, पीरियोडिक टाइम फिक्स्ड इंटरवल पे मूव करता है तो पीरियोडिक मोशन है। तो ये कुछ आपकी चीजें हैं जहां पर आपके मल्टीपल टाइप के मोशंस एक ही बार में देखे गए हैं। कीप इन माइंड, unit, a fixed quantity with respect to which a physical quantity is measured is called unit. Standard units, units that have a fixed quantity and do not vary from person to person and place to place are called standard units. Motion, an object is said to be in motion if its position with respect to another object changes with time. Translation motion, a type of motion in which all parts of an object move the same distance in a given time is called the translation motion. Rotational motion, a type of motion in which an object moves about its axis and different parts of it move by different distance in a given interval of time is called rotational motion. तो इस चैप्टर में आपने मेजरमेंट्स देखे, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स देखे जो पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं, और एक स्टैंडर्ड यूनिट देखा जहां पे आपके पर्सन टू पर्सन उनकी मेजरमेंट्स या क्वांटिटी डिफर नहीं करती है। Periodic motion, a motion that repeats itself after fixed intervals of time is called periodic motion. Non-periodic motion, a motion that does not repeat itself after fixed intervals of time is called non-periodic motion. Pendulum, an oscillating bob suspended from a thread is an example of pendulum. Periodic motion में आपके fixed time पे movement शो होती है, non-periodic में time fix नहीं होता है। Pendulum में एक suspended bob होता है जो एक fixed distance को एक fixed amount of time में travel करता है। Let's wrap it up. In ancient times, people used non-standard units of length such as handspan, cubit, arm length, fathom and foot step, which vary from person to person and caused confusion. The standard unit of length is meter, m. Motion is the change of position of a body with respect to another body. The different types of motion are translatory, curvilinear, circular, periodic and non-periodic motion. An object can have one or more kinds of motion. तो पहले के टाइम में जो आपके मेजरमेंट के यूनिट्स थे नॉन स्टैंडर्ड थे, हाथों का यूज करा जाता था, फुट का यूज करा जाता था, आर्म लेंथ का, फैथम का, बट धीरे धीरे उनकी चेंजेस किए गए, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आने लग गई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आने लग गई, आपके मल्टीपल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स देखे गए और एक ऑब्जेक्ट में एक से ज्यादा मूवमेंट्स भी देखे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं आप खुद से करिए।